नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 22 अगस्त के करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का ये डेली का करंट अफेयर्स है, सुबह के 5 बजे आपको मिल जाता है। हम इसमें फोकस करते हैं उन खबरों पर या उन न्यूज पर जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आप सभी लोग जो सुबह की चाय है वो एग्जाम गुरुजी करंट अफेयर्स के साथ होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहली एक चुस्की हमारी किसकी, आज के मोटिवेशन फैक्ट्स की। मोटिवेशन क्या होना चाहिए? आपकी हर कल्पना सच हो सकती है। यानी ये चीज तो देखो, इन किसने कही है? पाब्लो पिकासो ने कही है। पिकासो साहब ने ये ठीक है बात कही है, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद ने हमारे कई बार कही है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो आपको जो बनना है वो आप सोचो, उसकी आप अपने अंदर एक क्या होती है धुन लेकर के चलो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो हम जैसा खाते हैं, हमारे यहाँ तो आयुर्वेदा में और हमारे यहाँ वेद में भी कहा गया है कि हम जैसा खाते हैं वैसे हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है, आपके जो सपने हैं वो आपकी सोच में होने चाहिए, वो आपके भोजन में होने चाहिए, वो आपके भजन में होने चाहिए। ये नहीं आपका जो कर्म है, जो आपका लक्ष्य है वो आपके भोजन भजन कर्म सब में दिखना चाहिए। और आप धीरे धीरे एक दिन अपनी जो कल्पनाएं होती हैं उन कल्पनाओं को परिपूर्ण करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को क्या करते हैं, पा जाते हैं। और उन जीवन के लक्ष्यों में से आपका एक लक्ष्य फूड सेफ्टी ऑफिसर है, तो उसके नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको लगभग 90 टेस्ट मिल रहे हैं 499 में, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी का नया ऐप आ चुका है। बहुत सारी आप लोगों की शिकायतें थी वो उस ऐप में दूर हो गई हैं, और भी बहुत सारे सरप्राइज है जो आपको उसमें जरा कुछ ही दिनों में दिखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर के साथ और पहले प्रश्न के साथ, जो आज का है कि हाल ही क्या हुआ समाचारों में एक आजीविका फ्रेश मेला क्या रहा है, खबरों में रहा है। तो ये किस राज्य में लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, तो मध्य प्रदेश में ही ये मेला लगेगा, आजीविका फ्रेश मेला। तो अब क्या है कि देखिए, ये जो इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि पहली बात तो ये कि किस विभाग या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य ग्रामीण, कौन सा राज्य ग्रामीण मंत्रालय है, ठीक है, ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत। ठीक है, और इसको चालू किया गया आजीविका फ्रेश मेला। इसमें हो ये रहा है कि इसमें एक हाट का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे जो जैविक खाद या रसायन, इनके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं उनसे बनी हुई चीज़ों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि अभी श्री अन्न का हमने मनाया था उत्सव। अब उसी क्रम में यानी आपको महुए के लड्डू मिलेंगे, तो आपको मशरूम के अचार मिलेंगे, तो आपको क्या कहते हैं जंगल का शुद्ध शहद मिलेगा, तो मिलेट्स कोदो कुटकी की आपको कुकीज़ मिलेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें मिलेगी जिनको आप खाने के बाद क्या है, पौष्टिक आहार लेंगे। एक आहार के रूप में आप बीमार नहीं होंगे, आप आहार लेंगे। ठीक है, तो आपको भोजन जो मिलेगा शुद्ध मिलेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके भोपाल में एक हाट का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये मेला कहाँ लग रहा है, तो भोपाल में लग रहा है। 23 अगस्त 24 अगस्त को ये लग रहा है। किस विभाग के अंतर्गत लग रहा है, तो मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी पंचायती ग्रामीण विकास के अंतर्गत लग रहा है। ये स्वयं सहायता समूह में जिनको लोग दीदिया बोलते हैं ना, उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर रसायन रहित और ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद क्या किए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे। दूध के उत्पाद भी होंगे और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये हाट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत देखिए, हमारे जो भारतवर्ष है, जो हमारे छोटे छोटे मेले लगते थे, आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से हम लोग वापस से मेले या हाट की संस्कृति में आ रहे हैं। यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हैं और छोटे शहरों में भी रह रहे हैं, आप कभी करीब से देखिएगा कि आज भी हमारे यहाँ जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसका जो ये एक तरह से कि आधार स्तंभ है, उसकी नींव है मेले। इन मेलों को आप अपने जीवन से हटा के देखिए तो आपके जीवन से भी रस निकल जाएगा और उनके जीवन से रोजगार निकल जाएगा। तो रस और रोजगार दोनों जरूरी है। तो क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों से भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझ जाइए कि जब आपके हमारे हर त्योहार, हमारा हर फंक्शन रस लेके आता है, हमारे जीवन में उत्साह लेके आता है। रस का मतलब यहाँ पे उत्साह है, और उसी उत्साह के अंदर हमारा रस के अंदर ही क्या जुड़ी हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था घुसी हुई है। यानी पूरे जीव हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। आप हर त्योहार उठा करके देखिए, यदि आप उसमें उत्साह, अभी राखी जैसा फंक्शन था, उसमें आप देखिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिला। छोटे स्तर पे मिलता है, यानी छोटे से छोटे स्तर पे भी आप चले जाइए, एक सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे यहाँ उस दिन रोजगार पाता है, पैसे कमाता है।
ठीक है, और कितने दिनों का होता है और हर घर मनाया जाता है। तो भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी सांस्कृतिक पर्व किसी और जो ये मेले होते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो उसी क्रम में वापस से जो मेले हाट लगते थे पहले बुधवार को, कहीं रविवार को, कहीं सोमवार को, अब वापस से इनको क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो उसी क्रम में ये एक प्रोग्राम है। बढ़ेंगे अगले तरफ। एक बेहतरीन प्रश्न है आज का कि जो खनिज औद्योगिक विकास के द्वारा 23 अगस्त 2025 को एक क्या की जा रही है, कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है खनिज पे। वो कहाँ की जा रही है, ये की जा रही है, गलत लग गया इसमें आंसर, आपको याद रखना है, ये कटनी में की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कटनी है। देखिए ऐसा है, 23 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन क्या कर रहा है, खनिज औद्योगिक विकास पर एक कॉन्क्लेव का बिजनेस समिट टाइप का होता है, उस पर आयोजित कर रहा। ये जबलपुर और कटनी, अभी क्या है कि यहाँ पर सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों बेल्ट जो हैं, अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा हुआ कि जबलपुर और कटनी के बीच में भी सोने की खोज की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे पास एक महंगी धातु तो थी, हीरा। ठीक है, पन्ना और छतरपुर दोनों की, पन्ना की तमन्ना है हीरा हमें मिल जाए, हीरा हमारे पास वहीं था। ठीक, इसके अलावा हमारे पास तांबा भी था, तो बालाघाट की मलाजखंड तांबा हमारे जो देश की सबसे बड़ी तांबा खदान है। पन्ना में मझगांवा एक ऐसी जगह है जहाँ मात्र सक्रिय हीरा की खदान है, जहाँ पे हीरा मिल रहा है। और आप बात करोगे 2022-23 में लगभग हमने 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी कर केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और हमने सर्वाधिक ब्लॉकों की भी नीलामी भी करी 2022 में, और 2025 में हमने एक खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से हमें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो मध्य प्रदेश कई मामलों में पहले टॉप पे, उनमें से एक तो डायमंड, एक तरफा राज्य है हमारे राज्य का। ठीक है, और एकमात्र राज्य जहाँ पर पन्ना की जो हीरा है, 1 लाख कैरेट हीरा का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। और इसके अलावा एक बंदर हीरा ब्लॉक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये बंदर हीरा ब्लॉक कहाँ पे, तो याद रखना ये जो है, पेपर आप उठा के देखना, ऐसे ब्लॉक्स या जो कोयले की खदानें होती है उनके बारे में पूछता है। ठीक है, तो बंदर हीरा ब्लॉक कहाँ पे है, तो छतरपुर में है। यहाँ पर भी हीरे का अच्छा खासा भंडार मिला, लगभग 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का मिला। अब क्या हुआ, सोना यानी जो गोल्ड है हमारे सिंगरौली और कटनी में लगभग 5 सोने की जो ब्लॉक है उनकी नीलामी की जा चुकी है, जहाँ पर लगभग 8 मिलियन टन के आसपास अयस्क भंडार उपलब्ध है। वहीं जबलपुर के शिहोरा और कटनी के जो सलीमाबाद क्षेत्र है, यहाँ पर भी सोने की उपलब्धता के संकेत मिले, खोज की गई है, और लगभग यहाँ 100 हेक्टेयर में लाखों टन सोने के अयस्क मिलने का अनुमान है। नहीं, उसको भी और आगे स्तर पे बढ़ा जा रहा है। यदि ये सफलतापूर्वक चालू हो जाता तो मान के चले कि मध्य प्रदेश को एक बड़े स्तर पे राजस्व मिलने वाला है। देखिए मध्य प्रदेश हमारा जो राज्य है, हीरा, तांबा और मैग्नीज के उत्पादन में पहले नंबर पे है। चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं। कोयला के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पे हैं। तो इसी सब चीज़ों की जो हमारी एक तरह से उपलब्धियां हैं, इसी पर आधारित खनिज संपदा संबंधी की हमारी जो है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारे पास खनिज है, बिजनेसमैन को बुलाएंगे कि आप हमारे यहाँ आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, कच्चा माल हमारे पास है, उसको आप पक्का करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाइए, हमारे प्रदेश में रोजगार डेवलप करिए, और साथ में जब रोजगार डेवलप करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को राजस्व मिलेगा। फिर आप सरकार क्या करेगी, उसको एक्सपोर्ट करेगी तो सरकार को राजस्व मिलेगा। तो राजस्व के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि मैग्नीज जो है हमारे राज्य में अलग अलग कहाँ पाई जाती है, तो मैग्नीज हमारे यहाँ बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी में, तांबा बालाघाट में, लौ एस जबलपुर, ग्वालियर, सीधी छतरपुर में, हीरा पन्ना छतरपुर में, चूना आपका सतना वाला जो बेल्ट है, कटनी, मैयर, रीवा, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, कटनी, दमोह, पन्ना, इधर पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ और सागर में पाया जाता है। कोयला का बेल्ट हमारा सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल है, फिर उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों का पूरा कॉन्क्लेव है। अगला हमारा प्रश्न है कि माटी गणेश, सिद्ध गणेश, ये एक अभियान चलाया जा रहा है, ये किन दो संस्थाओं का संयुक्त उपक्रम है। तो ये जो अभियान है, ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और नर्मदा का क्या है, समग्र का उपक्रम है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिला करके अभी क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ मिट्टी के गणेश जी को फिर से क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा रही है। क्योंकि इनको क्या है, आपने 10 दिन गणेश जी विराजे, इसके बाद विसर्जन करने के बाद ये वापस से मिट्टी में क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने एक जनता के बीच में संदेश भेजने के लिए, ताकि लोग क्या है, जो केमिकल्स होते हैं, कलर होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो इसकी जगह पे ये क्ले का यूज करें। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये क्या नहीं होती, डिजॉल्व नहीं होती है, ये वैसे के वैसे रही आती है और कोई मतलब नहीं होता। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, जल स्रोतों को बहुत नुकसान होता है।
तो मिट्टी के गणेश जी को लाने के लिए माटी के गणेश सिद्ध गणेश अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन में। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो गीता भवन का प्रस्ताव रखा गया है, ये किसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में क्या करना है, विकसित करना है। मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? यदि इसमें एक प्रश्न आपसे और बन जाएगा कि ये कितने निकायों में, तो याद रखना 413 नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना की जाएगी। कितने साल में की जाएगी? 5 साल में। ठीक है, विकसित की जाएगी। अब इसमें क्या रहेगा? इसमें जो 5 लाख की जनसंख्या वाले शहर होंगे वहाँ पे, या 1,500 5 लाख की से कम जनसंख्या वाले होंगे तो 1000 क्षमता वाले ऑडिटोरियम्स बनाए जाएंगे। सरकार इसमें धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक पुस्तकें, इन सबको एक तरह से केंद्र के रूप में डेवलप करेगी। आप जा करके हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारी चीज़ उसमें अलग अलग स्तर पे मॉड्यूल रहेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। हमने पिछले दिनों आपसे प्रश्न पूछा था, एक प्रश्न ये था कि किन 5 स्थलों को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है, उसके टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है ना। तो 5 स्थल हमारे असीरगढ़ का किला, देवगढ़ का किला, रायसेन फोर्ट, बाघ गुफाएं और किन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, इनको हमारे यहाँ भी क्या भेजा गया है, इसके बारे में डिटेल है कि देखो असीरगढ़ का किला कहाँ, बुरहानपुर में 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश में रखा गया था। एक मैंने एक्स्ट्रा इस पे ले लिया है। ठीक है, और ये क्या है कि ये जो हमारे इसकी जो आप बोलोगे कि स्थापत्य शैली क्या है, तो मुस्लिम हिंदू स्थापत्य का मिश्रित शैली है। जामा मस्जिद भी इसी के अंतर्गत है और इसको डेक्कन का द्वार की डेक्कन कहा जाता है। सामरिक महत्व था इसलिए द्वार कहा जाता था। दक्षिण का द्वार भी था एक तरह से कि यहाँ से हम दक्षिण जाना आसान था। देवगढ़ का किला छतरपुर पे है, केन नदी के किनारे है। बुंदेला शासकों के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। दशावतार मंदिर जो कि गुप्त कालीन है 5वीं शताब्दी में, इसकी प्रमुख विशेषता है वो यहाँ पर है। और बुंदेलखंड में एक बहुत महत्व रखता है अपना सांस्कृतिक में। फिर आती रायसेन फोर्ट की जो भोपाल के पास ही 11वीं-12वीं शताब्दी का है। लगभग 84 कुएं हैं और शेरशाह सूरी और अकबर के काल में इसका अपने आप से युद्ध के लिए बहुत अच्छी जगह थी। सामरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण था। बाघ की गुफाएं आप सभी को पता है धार में आती हैं, 5वीं शताब्दी के गुप्तकालीन है। और जिस प्रकार से अजंता और वहाँ की भित्ति शैली चित्र से है, वहाँ की भित्ति चित्र शैली है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे उकेरा गया है। आपको दीवारों में बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपको गुप्तकालीन चित्रकला और विशेषकर बौद्ध धर्म पे केंद्रित है। किन्नौरगढ़ का किला जो सीहोर में, यहाँ के तोते बहुत फेमस है। परमार काल, फिर बाद में गोंडों की यहाँ पे एक्टिविटीज रही है और गोंड साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। महल मंदिर तो है ही, लेकिन इसके तोते बहुत फेमस है। ठीक है, बढ़ेंगे आज के प्रश्न की तरफ। जो आज का प्रश्न है और ये है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व गोंड जनजाति से क्या है संबंधित है? रानी दुर्गावती, भीमा नायक और टांट्या भील। ठीक, और इन तीनों व्यक्तित्वों के बारे में एक एक बातें आपको जरूर बतानी है और इसका आंसर नीचे कमेंट करके देना है। जिसका आंसर राइट होगा उसके आंसर को एग्जाम गुरुजी की तरफ से क्या दिया जाएगा, हार्ट दिया जाएगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी का IGP प्रोग्राम में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। साथ ही साथ पेपर 2 का कोर्स 19977 में है, जिसमें आपको पेपर 2 निकालने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलें। फिर हमारी मुलाकात हुई, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।